पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। एनबीसीसी के चेयरमैन मिस्टर ए.के. मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मित्तल, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सबसे पहले तो ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है, अब जाहिर सी बात है अभी लोकसभा में पास होगा, उसका कानून बनेगा और उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन क्या वाकई इससे जो बायर्स हैं उनकी या फिर जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनकी दिक्कतें इससे एड्रेस होंगी, किस हद तक होंगी? देखिए, सबसे पहले बायर्स कस्टमर की बात करें तो उसकी तो बहुत सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जितनी ट्रांसपेरेंसी इस बिल के बाद आएगी तो एक एप्रीहेंशन हमेशा रहती है एक बायर के दिमाग में रियल एस्टेट डेवलपर को लेकर। वो सारी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इस बिल में एड्रेस कर ली गई हैं, तो बायर के साइड से तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डेवलपर्स के ऊपर आ गई है कि जिस तरह के ये प्रोविजंस किए गए हैं इसमें अब तक वो नहीं पूरे किए जाते, और ख़ासकर प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कितने समय में वो इसको पूरा करेंगे और कहाँ तक खरे उतरेंगे और उसका कितना मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, एग्जैक्टली मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आई थिंक इस सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक कैपिटल स्पेस में नहीं है। कैपिटल है भी तो काफ़ी स्क्यूज्ड है, काफ़ी कॉस्टली है, नहीं है। कुछ बिल्डर्स स्टक हो चुके हैं, कई के प्रोजेक्ट्स डिले हैं, कई अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक परेशानी ये, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि जिससे कि अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी, और साथ ही दूसरी चीज़ जो अल्टीमेटली होगी वो ये है कि बाहरी पैसा, विदेशी पूंजी एक रेगुलेटर के आने के बाद क्या इस स्पेस को चेस करेगी, आप मानते हैं? और जो करंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है सरकार उसको कैसे पूरा करे, उसके लिए क्या प्रोविजन करना चाहिए जिससे कि बिल्डर्स लॉबी, जो कि काफ़ी इस वक्त काफ़ी बड़े अपसेट के दौर से गुजर रहे हैं, वो बाहर निकल पाए? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्डर्स लॉबी बहुत स्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बिल के आने के बाद ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसके बाद और परेशानियां बढ़ेंगी। बिल्कुल। जब तक कि जो दो बातें आपने कही हैं कि सरकार कुछ मदद नहीं करती है और या बाहर से पैसा नहीं आता है। लेकिन देखिए, बात किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा आना या इन्फ्यूजन करना, गवर्नमेंट को देना, इस सब पे डिपेंड करता है वो बिजनेस का पोटेंशियल कितना है मार्केट में। आज इतने दबाव में ये मार्केट काम कर रही है, बायर्स नहीं है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। अब ये बिल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसके अंदर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ इसका भविष्य देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाजार से पैसा आ जाना या बाहर से पैसा आ जाने से बात नहीं होती। जब तक कि हमारी जो एथिक्स हैं इसको लेकर और जिसको लेकर बड़ी बड़ी शंकाएं पैदा होती हैं, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे ये सेक्टर नहीं ठीक होगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, जैसी लागू होगी उसके बाद से आप देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जी, मित्तल साहब, क्योंकि आपने पहले कंज्यूमर की बात की, मैं इनफैक्ट कंज्यूमर एंगल से ही आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी ग्राहक ने किसी प्रोजेक्ट में, जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसे पोजीशन नहीं मिली, प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है, तो क्या इस बिल के लागू हो जाने के बाद या फिर ये कानून बन जाने के बाद इसमें उसे कोई रिलीफ मिल सकती है? और साथ ही ये जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट, अब क्योंकि बिल्डर को भी उतना ही करना होगा जितना कि ग्राहक से वसूला जाता है, इसका फायदा एग्जिस्टिंग बायर्स को मिल पाएगा जो कि जिनके प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं? देखिए, अभी तक जितना मालूम पड़ा है तो उसके हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। बाकी तो बिल जब पास हो जाएगा और जब नोटिफाई होगा उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि एग्जिस्टिंग बायर, अभी मान लीजिए 500 प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में चल रहे हैं, आने वाले भविष्य में तो 5000 या 50,000 प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये बिल तो मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एनबीसीसी खुद एक रियल एस्टेट कंपनी का काम करती है। मैं और हमारी कंपनी बहुत खुश है इसको लेके, क्योंकि जितने भी रियल एस्टेट के प्रोविजंस इसमें रेगुलेटरी बिल में दिए गए हैं, एक्सेप्ट वन प्रोविजन के हम डिले होने के बाद उनको पैसा नहीं देते हैं, जनरली कुछ केसेस में देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम पूरा करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बिल को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने में सरकारी कंपनी, जैसे हमारे पास डेट नहीं है, खुद पैसा खर्चा करके ज़मीन खरीदते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद उसको कंप्लीट करने की हमारी एक जिम्मेदारी है सरकारी तौर पे भी और वैसे भी, तो उसको लेके खुश हैं।
तो एक कंज्यूमर को और क्या चाहिए कि उसको गारंटी हो जाए, जो कहा वो मिल जाए, कंज्यूमर और कुछ नहीं चाहता है। जी सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइसिंग पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी 6 महीने में, साल भर में एग्जैक्टली आप प्रॉपर्टी प्राइसेस, लैंड प्राइसेस एग्जैक्टली दिल्ली एनसीआर में या फिर Tier 2 सिटीज में कहाँ देखते हैं जाते हुए एग्जैक्टली इसके बाद? देखिए ऐसा है कि अभी 6 महीने तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है चेंजेज होंगे, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स तो मुझे लगता है बंद हो जाएंगे, या वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो आगे चलें। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल होगा, लेकिन जो लोग इसको पूरा कर पाएंगे उसकी वजह से प्राइजेस डेफिनेटली कुछ इंप्रूव होंगे। कस्टमर को उससे कितना नुकसान होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेवलपर को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन बाद में जाके ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। जी, ओवरऑल मिस्टर मित्तल, आपका व्यू क्या है रियल एस्टेट मार्केट को लेकर? क्योंकि जाहिर सी बात है विद दिस बिल और विदाउट दिस बिल एक्चुअली मंदी तो है मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, और ख़रीदार नहीं है। जो अनसोल्ड घरों की इन्वेंट्री है वो भी अच्छी खासी है। इसे किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि मंदी है और पूरी मार्केट दबाव में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट पिछले साल लॉन्च किया था किदवई नगर में, 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री हमने सिर्फ 1.5 या 2 दिन के अंदर सेल कर दी, और उसमें मुझे लगता है कि एक भरोसा था बायर को। ऑफ कोर्स वो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे कि भाई अब ये बिल्डिंग एनबीसीसी बनाकर दे रही है तो पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है, नहीं देंगे तो इनको हम आरटीआई के थ्रू पकड़ लेंगे, सरकार के थ्रू पकड़ लेंगे, तो ये बिल्डिंग बन के दिखेगी। तो देखिए मकान की ज़रूरत है, इसको हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट मानती है 2022 तक सबको मकान चाहिए। जब मकान चाहिए, पैसा कुछ लोगों के पास है और पैसा जनरेट हो जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल आती है जब उनको भरोसा नहीं होता है। और इस बिल के साथ में मैं एक ज़रूर चीज़ कहूँगा, पता नहीं इसमें प्रोविज़न है, और मैं 2-3 जगह कहा है कि जो इसके कंसल्टेंट्स हैं प्रॉपर्टी के लिए, जिनको हम प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हमारा मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि इसकी स्ट्रीमलाइनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तो हर गली नुक्कड़ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, क्या कमिट करते हैं, क्या कमिट नहीं करते हैं, कैसे सब्ज बाग दिखाते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक बार वो कमीशन लेके भेज देता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या कुछ होगा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने 2-3 पेपर्स भी इस पर गवर्नमेंट को दिए हैं, तो लेट अस होप कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या सोचती है। सर संक्षेप में अगर आप इस बात का उत्तर दे पाएं, एग्जैक्टली एनबीसीसी की अगर आप देखें, प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूँ, ये CY16 की जो शुरुआत हुई है, वो किस नोट पे हुई है? और मैं जानना चाहता हूँ कि सर एग्जैक्टली जो इस फिस्कल का एंड है वो आप कितने ऑर्डर बुक के साथ कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट फिस्कल के फर्स्ट हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या है? वेल देखिए, एनबीसीसी की साल की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया साल रहा है ऑर्डर बुक के लिहाज से, और वो साल सिर्फ ये साल नहीं रहा है, आगे का जो उसने रोड मैप हमें दे दिया है 1-2 साल का, वो तो अमेजिंग, उसकी कल्पना भी अभी बहुत मुश्किल है। अगर यही रहा तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी ऑर्डर बुक 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच में रहेगी, और अगले साल में ऑर्डर बुक बहुत ही रफ्तार से बढ़ेगी। और जहाँ तक नेक्स्ट फर्स्ट हाफ का बात है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो ऑर्डर बुक तो जैसे मैंने बता दिया जिस तरह बढ़ेगी, लेकिन टॉप लाइन भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो ऑर्डर पिछले 1 साल के अंदर हमें मिले हैं वो कन्वर्ट हो गए ग्राउंड पे काम में, और उसका आप रिजल्ट देखेंगे अगले साल में। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए मिस्टर मित्तल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अब